तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पिछले क्लास में हमने देखा था फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्स, और फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखा था। तो एक दो क्वेश्चन आज और करके देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो ये दीवार है ना, ऐसे दीवार है, यहाँ पर एक स्फीयर रखा है ऐसे। तो हमें बताना है इस स्फीयर पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कौन कौन से डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। चलो बनाओ इसको। बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो यहीं पर ही बना देते हैं इसको। अगर हम इस ब्लॉक को देखें तो यहाँ पर इस सरफेस के कांटेक्ट पर है, यहाँ से कांटेक्ट पर है ना। तो ये दोनों सरफेस इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा? कांटेक्ट फोर्स कौन सा होगा? नॉर्मल फोर्स है ना। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर इस सरफेस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कैसे लग रहा होगा? इधर ऐसे। इसको नाम देते हैं, मान लो N1, नॉर्मल फोर्स N1। नॉर्मल फोर्स क्या था बताओ? एक कांटेक्ट फोर्स था। और नॉर्मल फोर्स कैसे लगाते हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें इस जगह, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा? इधर ये हो जाएगा N2। ठीक है, तो दो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। और इस ब्लॉक पर नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? mg। समझ में आ रहा है? तो ये तीन फोर्स इस पे आप दिखा सकते हो, एक नॉर्मल फोर्स, दूसरा भी नॉर्मल फोर्स, तीसरा mg। क्लियर है सबको? अगला देखते हैं एक और क्वेश्चन। सपोज करो यहां पर एक ब्लॉक है और इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है। इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2। तो हमें बताना है m1 और m2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, FBD। ठीक है, ड्रॉ FBD ऑफ m1 एंड m2। चलो बना लो जल्दी से। तो दोनों का FBD बनाना है ना। पहले m1 का बना लेते हैं और फिर बाद में m2 का बना लेते हैं। तो m1 का FBD बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? उस बॉडी में कितने फोर्स लग रहे हैं उसको हमें शो करना है। तो m1 वाला जो बॉडी है उसको बना लो। ये हमारा m1 है। अब इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा देखो। तो सबसे पहले तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगेगा, नीचे लगा देना है, m1g। अब देखो यहाँ पर इस सरफेस के कांटेक्ट पर है ना, ये वाले सरफेस के। तो ये वाला सरफेस, इस पर क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लगाओगे तो किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, है ना। तो ऊपर की तरफ इस सरफेस पर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स। इसको N1 नाम दे देते हैं। तो इस पे दो फोर्स लग रहा होगा, एक ऊपर की डायरेक्शन में N1 और एक नीचे की डायरेक्शन में M1g। ठीक, अब दूसरे ब्लॉक का बनाते हैं, M2 का FBD बनाते हैं। तो FBD ऑफ M2। आप उसी ब्लॉक का डायग्राम बना लो और उसी में ही दिखा दो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, पॉइंट मास जब बनाने नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, ऐसे बना लेना। ठीक, M2 का FBD बना रहे हैं। ये हमारा M2 है। तो M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा? m2g। नीचे लगा दो m2g। ठीक है, और ऊपर के डायरेक्शन में भी लगेगा। इस सरफेस के कांटेक्ट पर है ना, इस वाले सरफेस के। तो ये वाला सरफेस के कारण क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? ऊपर के डायरेक्शन में ना, परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो ऊपर आ जाएगा इस पे, इधर है ना। तो इसको हम N2 नाम दे देते हैं। ऊपर वाले को N1 नाम दिए थे, इसको N2 नाम दे देते हैं। और बताओ, और कोई सा फोर्स लग रहा होगा क्या?
ये जो ब्लॉक है M2 वाला, इसके भी तो कांटेक्ट में है इस वाले सरफेस के, इस वाले सरफेस के कारण N2 आ रहा है, और इस वाले सरफेस के भी कांटेक्ट पर है, तो इसके कारण इस पर क्या आएगा, N1 आ जाएगा, है ना। इस वाले सरफेस पर नॉर्मल फोर्स का हमने नाम क्या दिया था, N1 दिया था, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, N1। और N1 किधर लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पर लगाना है, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा N1, किधर लग रहा होगा, नीचे। तो इस पे 3 फोर्स लग रहा है, N1, N2 और M2G, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज करो हमें कुछ इस तरीके से दिया जाता, एक ब्लॉक है M मास का, ऐसे 2 स्ट्रिंग्स अटैच्ड है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। हमें बताना है इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है बेसिकली, ठीक है। तो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। मान लेते हैं इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और इस वाले में टेंशन है T2। 2 अलग अलग स्ट्रिंग है, तो दोनों में अलग अलग टेंशन होगा। तो इसमें मान लेते हैं T1 है और इसमें मान लेते हैं T2 है। क्लियर है। तो इस ब्लॉक को अगर हम लोग देखें, इस पॉइंट पर टेंशन किधर आ जाएगा, इधर T1, और इस पॉइंट पर देखोगे टेंशन किधर आ जाएगा, इधर T2, ठीक है। तो M ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे, एफबीडी ऑफ M। तो इसमें देखो क्या लग रहा है, इधर लग रहा है T1 और इधर लग रहा है क्या, T2, और इसका मास है में नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो इसका एफबीडी हो गया, ठीक है। नोट कीजिए। नोट करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से नोट कीजिए। साहु सर। हाँ सर। हाँ, वो ना आपके यहाँ शायद वो लिंक को ऑन नहीं किए हैं, जिसमें वीडियो क्लियर आता है ना। अच्छा, हाँ, पहले वीडियो ऑफ कर लीजिए आप, फिर लिंक ऑन करके हाँ, फुल एचडी में करिए। ये इसको कट कर दो भारत विसिक सर। नहीं नहीं, वीडियो बस ऑफ कर दीजिए अभी। अच्छा, इसी का। हाँ वीडियो ऑफ कर दिए। जी, अब आप वो लिंक ओपन करिए। हाँ कर दिया सर। हाँ, उसमें फुल एचडी में जाइए। हो गया। हाँ, अब आपका वीडियो उसमें, हाँ, अब एक बार सामने आइए। ठीक है सर। हाँ, अब ठीक है, ठीक है सर।
नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार फिर से बता देता हूं मैं। यहाँ पर एक स्फीयर रखा था, इस स्फीयर पर हमें बताना है नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा। तो नॉर्मल फोर्स दो सरफेस के कांटेक्ट पर है, तो यहाँ वाले कारण परपेंडिकुलर इधर लग गया और यहाँ वाले कारण इसके परपेंडिकुलर लग गया, N1 और N2। और नीचे क्या लग रहा है, इसका mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वाले में हम लोग देख रहे हैं दो ब्लॉक है, एक नीचे है और एक उसके ऊपर है। तो इन दोनों का FBD बनाना है। FBD मतलब इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसको दिखाना है। तो M1 को अगर हम लोग देखें तो M1 पर नीचे फोर्स लग रहा है M1G, और ये इस वाले सरफेस से कांटेक्ट पर है, तो इसके कारण इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ N1। क्लियर है। सिमिलरली M2 को जब हम लोग बनाएंगे तो M2G नीचे लग रहा होगा, साथ ही साथ ये दो अलग अलग सरफेस से कांटेक्ट पर है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इस पे दो नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो इस वाले के कारण नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में N2, और ऊपर वाले सरफेस के कारण इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ N1, क्योंकि इस वाले सरफेस पर हमने नाम क्या दिया है N1। अब ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर दो स्ट्रिंग अटैच था, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसके कारण इधर आएगा टेंशन T1 और इधर आएगा टेंशन T2, और नीचे mg लग रहा होगा। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं फोर्स का रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। बहुत काम आएगा, आगे भी काम आएगा जहां भी आप पढ़ोगे। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स है ना। सपोज करो एक फोर्स है यहां से हॉरिजॉन्टल से, यहां पर एक फोर्स है सर F, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है, थीटा। क्लियर है। अब इस फोर्स का हम लोग रिजोल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट जो होगा वो ये हॉरिजॉन्टल है तो इसके अलोंग आ जाएगा, और एक वर्टिकल के अलोंग आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट कैसे करते हैं, तो सब यहां से एक लाइन खींच दो परपेंडिकुलर, ये है ना, तो यहां पर एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, ये इसको F1 नाम दे सकते हो, और एक कंपोनेंट जो है इधर आ जाएगा ऐसे, ये वाला, इसको F2 नाम दे सकते हो। तो यहां पर जो F1 होगा, F1 किसके बराबर होता है, F1 अगर हम लोग देखें ये F है ना, तो cos थीटा से निकालोगे ना, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है F1 और ये F है, बराबर cos थीटा लिखोगे, या फिर F1 बराबर क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, F cos थीटा। ये ट्राइंगल बन रहा है ना ऐसे, तो F1 जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके बराबर क्या लिख सकते हो, F cos थीटा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है F2 के लिए हम किसका यूज करेंगे, साइन थीटा का, क्योंकि ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर चाहिए तो हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा करेंगे, मतलब ये हो जाएगा F साइन थीटा। क्लियर है। अब ये जो F2 फोर्स है, F2 फोर्स को हम शिफ्ट करके अगर यहां पर लिखे, ये हमारा था, इसको ऐसे भी याद रख लेना, ये F था हमारा, F जो है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ये बना रहा है थीटा एंगल। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा यहां पर, यह आ जाएगा F1। ठीक है, और दूसरा F1 के लिए बस cos थीटा क्यों लिए हैं? इसके लिए जी ये ट्राइंगल बन रहा है ना बेटा, देखो यहां पर ट्राइंगल बन रहा है। जी cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। जी तो बेस क्या है हमारा, F1 है, और हाइपोटेनियस का F है ना, तो cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, F1 बाई F लिख सकते हो। तो F को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो F1 बराबर क्या आ जाएगा, F cos थीटा। क्लियर है। यहां से देखो ना, F इधर मल्टीप्लाई कर दो तो F cos थीटा बराबर F1, तो F1 वहीं से आया है। समझ आ गया सर। सिमिलरली इसको निकालने के लिए साइन थीटा करना पड़ेगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा,
P बाई एच हो जाएगा, साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा बराबर F2 बाई एफ करोगे है ना, तो यहां से देखो F साइन थीटा बराबर F2 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्टली इस तरीके से याद रखना है। F है ना, F का एक कंपोनेंट ये है F1, ठीक, और जो दूसरा कंपोनेंट ये है F2 वाला, F2 वाले कंपोनेंट को आप ऐसे यहां पर दिखाना है, यहां पर ये हमारा F2 यहां पर आ जाएगा, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ना, तो यहां पर आ जाएगा, समझ आ रहा है। अब इसको ऐसे याद रखना, ये जो F1 जो होगा, F1 जो फोर्स है, फोर्स जिधर थीटा होता है उधर कंपोनेंट जब करते हैं तो कॉस थीटा हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा F कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा F साइन थीटा। ऐसे याद रखना इसको। जिसके साथ थीटा एंगल बनाएगा उधर क्या लेना है, कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या लेना है, साइन थीटा। ठीक है, नोट कीजिए, क्वेश्चन देखेंगे इस पर कैसे टाइप का हम कंपोनेंट कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके, जल्दी नोट कीजिए। चलो, 2 मिनट का समय है, जल्दी लिखिए। ठीक है, देखो जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज करो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इधर, सपोज करो 8 न्यूटन का, F बराबर 8 न्यूटन लिख सकते हो, F इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ये फोर्स लग रहा है सपोज करो,
यहां से ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। हमें इसका रिजोल्यूशन करना है, रिजॉल्व करना है इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब दो कंपोनेंट करना है इसका, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। करिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, सपोज करो F1, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, है ना, सपोज करो F2। तो F1 बराबर क्या लिखोगे, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होता है, जिधर थीटा होगा F cos थीटा, है ना, और F2 बराबर कितना लिखोगे, F sin थीटा। इधर वाला F sin थीटा और इधर वाला F cos थीटा। अब इसको याद नहीं करना, इसको ऐसे समझ के रखना, जिधर एंगल रहता है उधर वाला कंपोनेंट थीटा होता है और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा। तो यहां पर देखो F की जगह कितना लिखेंगे, 8 साइन थीटा की जगह, सॉरी कॉस थीटा की जगह 45 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 8 cos 45 का वैल्यू √2 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8/√2। चाहो तो इसको और क्या लिख सकते हो, 8/√2 ही लिख लो। F साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा, 8 साइन 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू भी सेम होता है, तो ये आ जाएगा 8/√2, ये भी सेम आ जाएगा। साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो आई होप कर लोगे आप लोग। एक और देख लेते हैं। सपोज एक फोर्स है 10 न्यूटन का, यहां से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, इसका कंपोनेंट करना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो कैसे कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, है ना, F1 मान लेते हैं इसको, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसको F2 ले लेते हैं। तो F1 बराबर क्या लिखोगे, F cos थीटा, जो कि कितना आ जाएगा, F की जगह 10 cos थीटा की जगह 30 डिग्री। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, है ना, कितना होता है, √3/2। तो ये कितना आ जाएगा, 10 √3/2। 10 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 5, तो 5√3 आ जाएगा। सिमिलरली F2 जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इधर वाला F sin थीटा। तो F की जगह कितना लिखेंगे, 10, और sin थीटा की जगह 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा 10 × 1/2 साइन 30 का वैल्यू, तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन। तो ये दो कंपोनेंट हो जाएगा, नोट कीजिए। यहां पर जो है इसको और चाहो तो और क्या लिख सकते हो, 4√2 न्यूटन भी लिख सकते हो। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 ना, और 2/√2 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो इसको 4√2 भी लिख सकते हो। नोट कीजिए।
हो गया। चलो अब इसका एक चीज और याद रखना, अगर हमें एक कंपोनेंट दे दिया जाए और ये रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे करेंगे, इसका रिवर्स प्रोसेस समझ लो। देखो सपोज करो ये वाला ही पिछला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। हमें F1 दिए रहता है, F1 दिए रहता हमें, सपोज करो क्या है आया था हमारा F1 5√3 न्यूटन, और इधर F2 दिए रहता है, ये F2 कितना है 5 न्यूटन, और हमें इनका जो रिजल्टेंट है वो निकालना है। इनका रिजल्टेंट क्या था F हमें निकालना है। तो F कैसे निकालोगे, F निकालना है आपको, और ये जो एंगल था ना यहाँ पर कितना था 30 डिग्री, ये एंगल निकालना है, इसको मान लो थीटा। चलो अभी रहने दो, अल्फा मान लो, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, इसका जस्ट उल्टा रिवर्स प्रोसेस है ना। ये आपका F1 है और ये आपका F2 है, आपको F निकालना है। तो F कैसे निकालते हैं इसको ध्यान रखना। अगर F1 और F2 इन दोनों के बीच का एंगल ये 90 डिग्री, यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो अगर 90 डिग्री है तो हम F बराबर लिखेंगे अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ये करोगे तो F मिल जाएगा। F हमारा कितना था 10 न्यूटन था ना, तो 10 आना चाहिए। देखो करके देखते हैं। अंडर रूट F1 की जगह कितना आ जाएगा 5√3, तो 5√3 का स्क्वायर प्लस F2 कितना है 5 न्यूटन, तो 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 और √3 का 3 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आ रहा है देखो अंडर रूट 25 इंटू 3 हो जाएगा 75 प्लस 25, तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा ना। और अंडर रूट 100 कितना होता है 10 न्यूटन, तो F हमारा क्या मिल रहा है 10 न्यूटन मिल रहा है ना। सेम समझ में आ रहा है। तो F1 F2 से उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर दोनों 90 डिग्री पर हो तो ये कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पर नहीं होता तो यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है 2F1 F2 cos थीटा। थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। थीटा क्या होता है, यहाँ पर थीटा क्या होता है, थीटा एंगल बिटवीन F1 एंड F2, एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो cos 90 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 0, तो ये वाला टर्म हट गया था। समझ में आ रहा है। तो अगर दो फोर्स परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्टली अंडर रूट F1 प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर कर सकते हो। और उनके बीच में कुछ एंगल अलग है 90 डिग्री से, तो ये सामने ये चीज और हट जाएगा उसमें। क्लियर है। अब हम ये एंगल भी पता कर सकते हैं 30 डिग्री को। 30 डिग्री कैसे आएगा, देखो ये वाला एंगल, यहां से ये जो एंगल है ये वाला, इसको मान लो अल्फा मान लो। तो अल्फा कैसे पता करेंगे, ये जो F2 है ना, F2 को यहां पर रख दो तो एक ट्राइंगल बनेगा।
उस ट्राइंगल में टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला कंपोनेंट कितना है 5 और नीचे वाला कंपोनेंट कितना है 5√3। 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/√3। तो टेन अल्फा 1/√3 के बराबर आ रहा है, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 30 डिग्री के। तो ऐसे ये एंगल भी बता सकते हो। ठीक है, नोट कीजिए, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए। और इधर को मिटा दो। सर अगर एंगल 90 डिग्री में नहीं रहा तो क्या होगा? नहीं रहा तो यहाँ पर आप एंगल लिखना ना, यहाँ पर जो भी एंगल दिया जाएगा यहाँ पर लिख लेना, बस सॉल्व करना आ जाएगा। जैसे मान लो एंगल रहता, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इधर एक फोर्स रहता है F1 बराबर कुछ भी ले लो, मान लो 5 न्यूटन, और इधर एक फोर्स रहता है इधर ऐसे मान लो 10 न्यूटन, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल रहता सपोज करो 60 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट है इनके बीच में ही आता है ऐसे F। तो F बराबर क्या लिखते हैं, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पर रख दो, F1 की जगह कितना रखते हैं 5 का स्क्वायर, F2 की जगह 10 का स्क्वायर प्लस 2, F1 की जगह फिर से आ जाता 5 और F2 की जगह 10 और cos थीटा की जगह 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 100 हो जाता प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 50 हो जाता, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाता, ये 2 से 2 कैंसिल ना, तो ये आ जाता है 25 प्लस 100 प्लस यहाँ कितना बच रहा है 50। इसको सॉल्व कर लो अब, 100 प्लस 50 150 और 25 175, ये आंसर हो जाता है। नोट कर लो इसको भी। चलो अब एक चीज और समझते हैं। मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे ऐसे यहाँ पर, और ये जो प्लेन है ये यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से।
है ना, एक प्लेन है से इंक्लाइन है और यहाँ से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे करके, एक ब्लॉक है ऐसे 5 kg का, सपोज करो ये 5 kg 10 kg कुछ भी हो सकता है, तो 5 kg का सपोज करो। तो देखते हैं इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है और उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर है? तो देखो इसको मिटा रहा हूं। देखो है ना, सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। सपोज करो यहाँ पर इस पर एक फोर्स लग रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ, वेट मतलब mg लग रहा होगा ना, mg हमेशा नीचे लगेगा। और एक फोर्स, दो ही फोर्स दिखा रहे हैं, सपोज करो ये है नॉर्मल फोर्स, ये दो फोर्स इस पर लग रहा होगा। क्लियर है? अगर हमें इस पे वेट को जो mg है उसको रिजॉल्व करना है बोलेगा, तो रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो mg का यहाँ पर दो कंपोनेंट होगा। कैसे करते हैं कंपोनेंट? तो एक कंपोनेंट इधर नॉर्मल के अपोजिट आ जाएगा ऐसे, और दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इधर एक नीचे और एक इधर। ये mg उसका रिजल्टेंट है ना, एक इधर एक इधर। समझ में आ रहा है? अब देखो ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो ऐसे एक ट्राइंगल बना दे ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना। यहाँ पर से 90 बनेगा, तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 30 है, तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला ऐसे। तो ये 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? इसको मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं। देखो ये हमारा प्लेन था, इंक्लाइन प्लेन। यहां पर 5 kg का ब्लॉक था। यहां से एंगल था 30 डिग्री, तो नीचे इस पे mg लग रहा था, mg। तो mg का एक कंपोनेंट इधर होता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की साइड, और एक कंपोनेंट इधर होता है, इधर। समझ आ रहा है? तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होता है, ये वाला। मतलब ये एंगल अगर थीटा है, जो भी 30 60 जो भी है, तो यहाँ वाला एंगल सेम रहता है। ठीक है? कैसे रहता है बता दिया हूं मैं। ये 30 है तो ये 60 होगा, तो ये 30 हो जाएगा। क्लियर है? तो mg का दो कंपोनेंट करना है। तो अभी हमने सीखा था फोर्स, mg क्या है, एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका दो कंपोनेंट किधर किधर हो जाएगा, mg का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। ठीक है? तो इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, नीचे वाला। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि जिधर थीटा होता है उधर को आपको क्या लिखना है, कॉस थीटा। जिधर थीटा है उधर क्या लिखना है, कॉस थीटा। तो mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा की जगह 30 डिग्री, और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg sin 30 डिग्री। तो ये दो कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है? कितना कितना होगा, और एक फोर्स इस पे लग रहा है इधर नॉर्मल। तो mg cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, m की जगह आप लिखो 5, g ले लो 10, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसको 10 ले लेते हैं। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। इसको सॉल्व करो, ये 50/2 हो जाएगा ना। 50/2 कितना हो जाएगा, 25, तो 25 √3। सिमिलरली mg sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 5 × 10, और sin 30 का वैल्यू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 50/2। 50/2 कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में कंपोनेंट करेंगे हम लोग। ये आगे आएगा इस टाइप का, और नोट करो।
हो गया। देखो इसको एक बार और समझा देता हूं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये मान लो इंक्लाइन है ना, यहाँ पर एंगल है थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने 30 डिग्री लिया था, तो ये जो ब्लॉक था है ना, इस पर mg लगेगा नीचे, इसका वेट यहाँ पर, तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है, ये यहाँ पर जो एंगल होता है ये थीटा होता है। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होता है, ये आप याद रखना। फिर कंपोनेंट तो आप कर लोगे। हो गया। चलो आगे देखते हैं एक क्वेश्चन करके। मान लो किसी जगह पर 4 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है F1 बराबर 4 न्यूटन का, यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और एक इधर लग रहा है F2 बराबर 4 न्यूटन का, और यहां से बना रहा है 60 डिग्री। एक इधर फोर्स लग रहा है F3, ये भी लग रहा है 4 न्यूटन का, और एक नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है F4 6 न्यूटन का। तो सपोज करो ये पॉइंट O है ना, तो O से X और ये Y डायरेक्शन, तो X और Y डायरेक्शन के अलॉन्ग आपको कंपोनेंट करना है फोर्स का। रिजॉल्व फोर्सेस along OX एंड OY, X के अलॉन्ग और Y के अलॉन्ग आपको इसको रिजॉल्व करना है, जितने भी फोर्सेस हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, F1 का कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना आएगा F1 cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा F1 sin 30। क्लियर हो गया ये। और जो F2 है, F2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा है ना, थीटा के साइड इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा F2 cos 60 डिग्री, और इधर आ जाएगा F2 sin 60, और बाकी ये तो X और Y में ही है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो आज का क्लास यही तक रखते हैं। आज हमने कंपोनेंट करना सीखा है फोर्सेस का। आप ये सेम चीज वेक्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप ये पूरा सेम चीज आप वेक्टर्स के लिए भी, जो भी वेक्टर होगा उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। अगले क्लास में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आप पढ़ के आइएगा इसको यहाँ तक। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।